नमस्कार मित्रों, आज हम फिर आ गए हैं आपके साथ एक वीडियो नए लेकर के। और हम चर्चा कर रहे थे संविधान के मूल अधिकारों की, और आज हम फिर से उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। हमने हमारे जो संविधान में जो मूल अधिकार दिए गए हैं वो अनुच्छेद 12 से 35 तक दिए हुए हैं। तो हमने 12 से लेकर के 12 से 31 तक की हमने चर्चा कर ली थी, और आज हम चर्चा करेंगे 32 आर्टिकल 32 के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले हम जो एक बात आपको हमेशा कहते हैं, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि उसमें किसी प्रकार का आपका कोई पैसा नहीं लगता है। आप हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए ऐसा कर सकते हैं। धन्यवाद। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह से हमें आगे बढ़ाते रहिए, प्रोत्साहन देते रहिए। आपका तहे दिल से धन्यवाद। तो आइए हम चर्चा करते हैं आगे अगले वीडियो के विषय में, यानी अगले टॉपिक के विषय में हम चर्चा करते हैं। तो हमने पढ़ा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो 6 नंबर का है, वैसे तो 7 नंबर का है, लेकिन हम इसको अब 6 नंबर का मानेंगे क्योंकि हमने संपत्ति का अधिकार हटा दिया है। अब संवैधानिक उपचारों का अधिकार का मतलब है कि संविधान के अंतर्गत जो हमको मूल अधिकार दिए गए हैं उनकी ही रक्षा करने का कार्य संवैधानिक उपचारों का अधिकार ही करता है। अर्थात नागरिकों के मूल अधिकारों की जो रक्षा करता है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार ही करता है। कैसे करता है हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि संविधान की आत्मा इसी ही मूल अधिकार को कहा गया है B.R. अम्बेडकर के द्वारा। B.R. अम्बेडकर के द्वारा इसी मूल अधिकार को संविधान की आत्मा कहा गया है। इसी को मूल संविधान की हृदय भी इसको कहते हैं। तो अब हम जो चर्चा करने जा रहे हैं नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करने वाले संवैधानिक उपचारों का अधिकार के बारे में। तो उच्च न्यायालय आर्टिकल 32 के अनुकूल उच्चतम न्यायालय के द्वारा या आर्टिकल 226 में उच्च न्यायालयों के द्वारा 5 प्रकार के लेख जारी किए जा सकते हैं। ये तो देखते हैं। अब न्यायालय के द्वारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत 5 प्रकार की रिट जारी होती हैं। तो सबसे पहले आती है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षण के नाम से स्पष्ट हो रहा है कि बंदी को प्रत्यक्ष में लाओ, अर्थात अगर किसी व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और उसे काफ़ी दिनों तक न्यायालय में प्रस्तुत नहीं करती है, तो आप कोर्ट बंदी प्रत्यक्ष आदेश दे सकता है कि आप इस व्यक्ति को जिसे आपने गिरफ्तार किया है उसे सशरीर प्रस्तुत कीजिए कोर्ट के अंदर। सशरीर यानी सशरीर प्रस्तुत कीजिए कोर्ट के अंदर, और इसे न्यायालय के अंदर 24 घंटे के अंदर इसके गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर आपको इसको गिरफ्तार होने के बाद में कोर्ट में प्रस्तुत करना है। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि इसके अंदर परिवहन का और जो छुट्टी का जो समय अवकाश का समय है वो इसके अंदर काउंटर नहीं होता है। गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर पुलिस को गिरफ्तार व्यक्ति को कोर्ट में प्रस्तुत करना होता है। तो बंदी प्रत्यक्षण का मतलब है कि कोर्ट अगर किसी व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और कोर्ट में प्रस्तुत नहीं करती है तो वह व्यक्ति न्यायालय की शरण में जाकर के ये मांग कर सकता है। तो कोर्ट फिर उसको कहेगी थानी को कि भाई आप इसे सशरीर कोर्ट में प्रस्तुत कीजिए, और गिरफ्तारी के 24 घंटे में आपको प्रस्तुत करना था, जो भी करना अब हम करेंगे इसके साथ आगे। तो ये बंदी प्रत्यक्षण का मतलब है कि गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंतर्गत बंदी को, जिसे भी बंदी बनाया गया है, जिसे गिरफ्तार किया गया है, उसे कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करना। दूसरी लगती है परमादेश। परमादेश का मतलब है ये सरकारी कर्मचारियों के लिए होती है। अगर कोई सरकारी कर्मचारी अपने कार्य का निर्वहन ठीक से नहीं करता है तो उच्च न्यायालय के द्वारा या उच्च अधिकारियों के द्वारा निम्न न्यायालय को या निम्न अधिकारियों को यह आदेश दिया जाता है। न्यायालय या कर्मचारी को कार्य निर्वहन हेतु किया जाता है, लेकिन ये जो आदेश है केवल राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए लागू नहीं होता है। राज्यपाल और राष्ट्रपति के विरुद्ध इसे नहीं दिया जा सकता है। तो केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए है। अगर वे अपने कार्य का निर्वहन सही ढंग से नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ यह आदेश जारी किया जा सकता है। अब चलते हैं हम तीसरे, अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा का मतलब है किस अधिकार से या तुम्हें क्या अधिकार है। इसका मतलब ये होता है कि कर्मचारी के पद की संवैधानिक उच्च अधिकारी द्वारा निम्न अधिकारियों को, यानी कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो इस अधिकार के लायक है ही नहीं और उसने किसी कार्य को कर दिया। जैसे मान लीजिए कि आप विद्यालय में गए, आपको टीसी लेनी थी और विद्यालय के हेडमास्टर नहीं थे, या उस दिन बाबू नहीं आए थे, क्लर्क जो टीसी बनाता है सिग्नेचर HM करता है, लेकिन अगर बाबू नहीं आए तो उसकी जगह चपरासी ने टीसी बना दी और आपकी जन्मतिथि गलत भर दी,
तो आपके इसके लिए उसको पूछा जा सकता है कि भाई आपने ये कार्य किस पद के आधार पर किया या आपको ये पद कैसे मिला, आप टीसी कैसे जारी कर सकते हैं। तो ये संवैधानिक पद है और किस अधिकार से या तुम्हें क्या अधिकार है कि तुम इसने ये कार्य किया। तो उच्च अधिकार जैसे कोई आपका अगर कोई मान लीजिए कोई व्यक्ति है और वो आपकी चालान काटता है तो वो एक सिपाही आकर के आपका चालान नहीं काट सकता। ऐसा ही अधिकारी लेवल का व्यक्ति ही आपका चालान काट सकता है। वो केवल आपको रोक सकता है, अपने वरिष्ठ अधिकारी के पास ले जा सकता है, लेकिन अगर वो सिपाही काटता है तो उसका ये अधिकार नहीं है कि वो चालान बना दे आपका। तो किस पद के आधार पर आपने ये कार्य किया, ये अधिकार परीक्षा के अंतर्गत आता है। अब आता है प्रतिषेध। प्रतिषेध का मतलब रोक देना, स्टे ऑर्डर जिसको बोलते हैं। तो हाई कोर्ट के द्वारा लोअर कोर्ट को ये दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कहीं आपका जयपुर का न्यायालय है और केस मुंबई का है और जयपुर का न्यायालय उसकी सुनवाई कर रहा है, तो वह उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, वो इसकी न्यायालय की सुनवाई नहीं कर सकता है। जो उसके अधिकार क्षेत्र में उसी की वह सुनवाई कर सकता है। तो क्षेत्राधिकार से बाहर अगर आप सुनवाई करते हो तो आपको ये आदेश प्रतिषेध यानी प्रोहिबिशन यानी कि स्टे ऑर्डर आपको दिया जा सकता है कि आप इसकी सुनवाई नहीं कर सकते क्योंकि ये आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं पड़ता है। और ये हाई कोर्ट से यानी उच्च न्यायालयों की तरफ से निम्न न्यायालयों को यह आदेश प्रेषित किया जाता है। अब आते हैं हम 5वें नंबर पे आते हैं कि उत्प्रेषण। उत्प्रेषण क्या है कि पूर्णतया सूचित कीजिए, यानी कि हाई कोर्ट जो है वो लोअर कोर्ट को आदेश देती है कि फैसले के बाद मान लो कोई फैसला आ गया, तो फैसला क्या आ गया कि फैसला मान लीजिए कोई क्षेत्र आपके किसी न्यायालय ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर का कोई फैसला सुना दिया है या अनुचित न्याय कर दिया है या कोई अप्राकृतिक फैसला दे दिया है। जैसे मान लीजिए आपने छोटी सी चोरी कर ली, किसी के गेहूँ चुरा ली या किसी खाने पीने की चीज़ चुरा ली और निम्न कोर्ट ने आपको दे दी फांसी की सज़ा, तो आपको तो फांसी लगी, कोर्ट ने फैसला दिया, कोर्ट का सर्वमान्य फैसला होता है। तो इसके अंतर्गत आप इस निचले वाले न्यायालय से उस फाइल को आप ऊपर वाले न्यायालय में मंगाने के लिए उत्प्रेषण कहा करते हैं, जिसे पूर्णतया सूचित, यानी इसको इस समस्या के बारे में या इस केस के बारे में पूर्ण जानकारी दीजिए। तो पूर्ण जानकारी देंगे अगर फैसला आने के बाद में ये कार्य होता है और उसको सुनवाई के लिए उस फैसले को रोक दिया जाता है और उसके बाद में दोबारा जो उच्च न्यायालय है वो उसके विषय में निर्णय देता है। तो ये कब होता है, जब आपके क्षेत्राधिकार से बाहर हो, यानी कि मान लीजिए जयपुर का मामला है, मुंबई का मामला है और जयपुर में सुनाई हो रही है तो हो सकता है। अनुचित न्याय हो, कोई न्याय संगत नहीं किया हो, यानी थप्पड़ मारने पे फांसी की सज़ा नहीं हो सकती लेकिन दे दी गई, तो वो एक अनुचित न्याय है। अप्राकृतिक फैसला आ गया हो, तो ऐसी स्थिति में आप ये 5 प्रकार के जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत जारी होती हैं, या आपके मूल अधिकारों का अगर हनन होता है या फिर किसी प्रकार की आपके अधिकारों के बाधा पहुँचती है, आप किसी प्रकार के अधिकार का उपभोग नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप संवैधानिक उपचारों का अधिकार आपकी रक्षा करेगा, आपके संपूर्ण मूल अधिकारों की रक्षा करेगा। अब इसके बाद में हम चलते हैं, ये अनुच्छेद 32 में है और अब हम चर्चा करेंगे अनुच्छेद 32 के बाद में 33, 34 और 35, इनके बारे में भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं। बाकी हमारे मूल अधिकार अब अंतिम चरण में है। अब देखते हैं आर्टिकल 33 क्या कहता है। सेना से संबंधित कानून इसके अंतर्गत हैं, सेना के जो मूल अधिकार हैं वो इसके अंदर वर्णित हैं। और आर्टिकल 34 के अंदर मार्शल लॉ से संबंधित है। और आर्टिकल 35 ये कहता है कि मूल अधिकारों की सुरक्षा के लिए या संरक्षण के लिए संसद को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया है कि संसद ऐसी अगर किसी प्रकार के मूल अधिकार में कोई संशोधन करना है, बदलाव करना है, तो वो कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को है। तो आज हमने संविधान के मूल अधिकारों के बारे में हमने जाना, 12 से 35 तक के जो मूल अधिकार के जो अनुच्छेद थे उनके बारे में विस्तृत अध्ययन किया। आगे आने वाले वीडियो में और कोई अच्छी चीज़ें आपके लिए लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।